हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का और एक सोल्यूशन वीडियो में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 इकोनॉमिक्स का छठा चैप्टर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? ऑप्शंस: उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपर्युक्त सभी। उत्तर होगा वैश्वीकरण। प्रश्न नंबर 2, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? ऑप्शंस: 1, 2, 5, 4। उत्तर होगा 5। प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ऑप्शंस: फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला। इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 4, वैश्वीकरण का अर्थ है? ऑप्शंस: विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक, व्यापार पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना। इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा व्यापार पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। प्रश्न नंबर 5, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? ऑप्शंस: कोका कोला, LG, रीबॉक, नोकिया। उत्तर होगा कोका कोला। अब आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्न पर, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था का डैश अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। उत्तर होगा विश्व। व्यापार पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह के माध्यम से डैश को बढ़ावा मिलता है। उत्तर होगा वैश्वीकरण। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में डैश भूमिका निभा रही है। उत्तर होगा मुख्य। विदेशी व्यापार विश्व के देशों के बाजारों को डैश का कार्य करते हैं। उत्तर होगा जोड़ने। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सन डैश में की गई। उत्तर होगा 1995। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर: वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विश्व की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ती है। इसमें वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, प्रौद्योगिकी और श्रम का देशों के बीच स्वतंत्र आदान प्रदान होता है। वैश्वीकरण से व्यापार बढ़ता है, नई तकनीकें फैलती है और लोगों के बीच संपर्क बढ़ता है। यह प्रक्रिया देशों को आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर बनाती है और वैश्विक बाजार का निर्माण करती है। प्रश्न नंबर 2, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसको कहते हैं? उत्तर: बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे व्यावसायिक संस्थाएं हैं जो एक से अधिक देशों में कार्य करती है। ये कंपनियां अपने मूल देश के अलावा अन्य देशों में भी उत्पादन, विपणन या अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करती है। उदाहरण के लिए कोका कोला, सैमसंग और टाटा मोटर्स बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। ये कंपनियां वैश्विक स्तर पर संसाधनों का उपयोग करती है और विभिन्न देशों के बाजारों में अपने उत्पादों को बेचती है। प्रश्न नंबर 3, विश्व व्यापार संगठन क्या है? यह कब और क्यों स्थापित किया गया? उत्तर: विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को निर्धारित और लागू करती है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। WTO का मुख्य उद्देश्य है विश्व व्यापार को सुगम बनाना, व्यापार बाधाओं को कम करना और देशों के बीच व्यापार विवादों को सुलझाना। यह संगठन मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है और विकासशील देशों के लिए विशेष प्रावधान करता है। प्रश्न नंबर 4, भारत में सन 1991 के आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं? उत्तर: 1991 के आर्थिक सुधार भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव थे। इन सुधारों के तहत भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG की नीतियों को अपनाया। इन सुधारों का उद्देश्य था आर्थिक विकास को गति देना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका को मजबूत करना। इन सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी और खुला बनाया। प्रश्न नंबर 5, उदारीकरण को परिभाषित करें। उत्तर: उदारीकरण एक आर्थिक नीति है जिसमें सरकार अर्थव्यवस्था पर अपने नियंत्रण को कम करती है। इसमें व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को हटाना, लाइसेंस राज को समाप्त करना और निजी क्षेत्र को अधिक स्वतंत्रता देना शामिल है। उदारीकरण का उद्देश्य है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और बाजार की कार्य क्षमता में सुधार लाना। भारत ने 1991 में इस नीति को अपनाया। प्रश्न नंबर 6, निजीकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर: निजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को निजी क्षेत्र को बेचा या हस्तांतरित किया जाता है। इसका उद्देश्य है सरकार के वित्तीय बोझ को कम करना और उद्यमों की कार्यक्षमता बढ़ाना। निजीकरण में सरकारी कंपनियों में निजी निवेश की अनुमति देना या उन्हें पूरी तरह से निजी स्वामित्व में देना शामिल हो सकता है। भारत ने 1991 के आर्थिक सुधारों के हिस्से के रूप में निजीकरण की नीति अपनाई। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किसी देश में अपनी उत्पादन इकाई लगाने के निर्णय पर किन
बातों का प्रभाव पड़ता है? उत्तर, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी देश में अपनी उत्पादन इकाई स्थापित करने का निर्णय लेते समय कई महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करती है। सबसे पहले वे श्रम लागत पर ध्यान देती है, क्योंकि कम वेतन वाले श्रमिकों की उपलब्धता उत्पादन लागत को कम कर सकती है। इसके साथ ही सस्ते और सुलभ कच्चे माल की उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो उत्पादन लागत को प्रभावित करता है। बाजार का आकार भी एक प्रमुख विचार है, क्योंकि बड़ा उपभोक्ता बाजार अधिक बिक्री और लाभ की संभावना प्रदान करता है। बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता जैसे अच्छी सड़कें, विश्वसनीय बिजली आपूर्ति और उन्नत संचार सुविधाएं व्यवसाय संचालन को सुगम बनाती है। सरकारी नीतियां जैसे कर नियम, व्यापार कानून और निवेश प्रोत्साहन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक स्थिरता दीर्घकालिक निवेश के लिए आवश्यक है, जबकि देश की भौगोलिक स्थिति व्यापार और लॉजिस्टिक्स को प्रभावित कर सकती है। कुशल श्रमशक्ति की उपलब्धता उत्पादकता बढ़ाती है और मजबूत एवं स्थिर अर्थव्यवस्था निवेश के जोखिम को कम करती है। कुछ उद्योगों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती है। इसके अलावा पर्यावरण संबंधी नियम उत्पादन प्रक्रियाओं और लागत को प्रभावित कर सकते हैं। अंत में जीवन की गुणवत्ता भी एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि अच्छी जीवन गुणवत्ता वाले स्थान प्रतिभाशाली कर्मचारियों को आकर्षित करते हैं। ये सभी कारक मिलकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, जिससे वे अपने लाभ को अधिकतम करने और जोखिम को कम करने का प्रयास करती है। प्रश्न नंबर 2, वैश्वीकरण का बिहार पर पड़े प्रभावों को बताएं। उत्तर, वैश्वीकरण ने बिहार के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखे जा सकते हैं। सकारात्मक प्रभावों में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे किसानों की आय बढ़ी है। निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई है, विशेषकर फलों जैसे लीची और आम के क्षेत्र में। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ने राज्य की अर्थव्यवस्था को गति दी है। इसके परिणाम स्वरूप राज्य के सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। गरीबी में भी कमी आई है। 1993 से 94 में 54.96 से घटकर 1999 से 2000 में 42.60 हो गई है। उपभोक्ताओं को विश्व स्तरीय उत्पादों तक पहुंच मिली है। रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं, विशेषकर आईटी क्षेत्र में, जहां बिहार के कई इंजीनियर विदेशों में काम कर रहे हैं। बहुराष्ट्रीय बैंकों और बीमा कंपनियों का आगमन वित्तीय सेवाओं में सुधार ला रहा है। हालांकि कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है। कृषि और कृषि आधारित उद्योगों में उपेक्षित निवेश नहीं हुआ है। कुटीर और लघु उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं, जिससे कुछ इकाइयां बंद हो गई है और बेरोजगारी बढ़ी है। आधारभूत संरचना की कमी के कारण बिहार अन्य राज्यों की तुलना में कम निवेश आकर्षित कर पा रहा है। कुल मिलाकर वैश्वीकरण ने बिहार को विकास के नए अवसर दिए हैं, लेकिन साथ ही कुछ चुनौतियां भी पैदा की है। इन चुनौतियों का सामना करने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए सरकार और समाज को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 3, भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दे। उत्तर, वैश्वीकरण ने भारत की अर्थव्यवस्था को कई तरह से लाभान्वित किया है। इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। वैश्वीकरण ने भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित किया है, जिससे देश को विकास के लिए आवश्यक पूंजी मिली है। प्रतिस्पर्धात्मक में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा ने भारतीय कंपनियों को अधिक कुशल और नवोन्मेषी बनने के लिए प्रेरित किया है। नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग। वैश्वीकरण ने भारत को विकसित देशों की उन्नत तकनीक तक पहुंच प्रदान की है, जिससे उत्पादकता बढ़ी है। उपभोक्ता लाभ। भारतीय उपभोक्ताओं को अब विश्व स्तरीय उत्पाद उचित कीमतों पर उपलब्ध है। नए बाजारों तक पहुंच। भारतीय कंपनियों को अब वैश्विक बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने का अवसर मिला है। उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा ने भारतीय उद्योगों को अपनी उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रेरित किया है। वित्तीय क्षेत्र में सुधार। वैश्विक मानकों के अनुरूप बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में सुधार हुआ है। मानव पूंजी का विकास। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप शिक्षा और कौशल विकास पर जोर बढ़ा है। रोजगार के नए अवसर। विदेशी कंपनियों के आगमन और निर्यात में वृद्धि से नए रोजगार सृजित हुए हैं। आर्थिक विकास। वैश्वीकरण ने भारत की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की है, जिससे समग्र आर्थिक विकास में तेजी आई है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वैश्वीकरण के लाभों के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी है, जिन्हें संतुलित नीतियों के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, वैश्वीकरण का आम आदमी पर पड़े प्रभाव की चर्चा करें। उत्तर, वैश्वीकरण का आम आदमी पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े हैं। सकारात्मक प्रभावों में शामिल है उपभोक्ता वस्तुओं की बेहतर उपलब्धता और विविधता,
क्षमता, आधुनिक तकनीक तक पहुंच में वृद्धि, कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के नए अवसर। हालांकि नकारात्मक प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। अकुशल और अर्धकुशल श्रमिकों के लिए बेरोजगारी का खतरा, छोटे और मध्यम उद्यमों पर बड़ी कंपनियों का दबाव, श्रम संगठनों की शक्ति में कमी जिससे श्रमिकों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। कृषि क्षेत्र में बड़े पूंजीपतियों का प्रवेश जो छोटे किसानों के लिए चुनौती बन सकता है। आय असमानता में वृद्धि की संभावना, वैश्वीकरण से समाज के उच्च शिक्षित और संपन्न वर्गों को अधिक लाभ मिलने की संभावना है, जबकि गरीब और कम शिक्षित वर्गों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो वैश्वीकरण के लाभों को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाए और नकारात्मक प्रभावों को कम करे। और इसी के साथ आज का सोल्यूशन वीडियो यही समाप्त होता है। जल्द लौटेंगे और एक सोल्यूशन वीडियो के साथ, तब तक कीप लर्निंग।